नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, CHO एग्जाम स्पेशल सेशन। आज के इस सेशन के अंदर क्या रहने वाला है खास, आज के इस सेशन के अंदर कौन कौन से वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको हम डील करने वाले हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट सेशन जो है उसके लास्ट क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया कि प्रीवियस सेशन के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था और उसी से आज का ये सेशन हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने आपको जो क्वेश्चन पूछा था प्यारे दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का था। वी जस्ट सी द क्वेश्चन ऑफ लास्ट सेशन। और ये बहुत छोटा और ट्रिकी क्वेश्चंस जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था कि सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पट्टेची का साइज हमने पूछा था आपसे, है ना। पट्टेची का साइज क्या होता है ये हमने लास्ट सेशन में आपसे पूछा था। 4 ऑप्शन हमने लिखे थे, 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर। दूसरा हमने आपसे पूछा था 4 to 6 मिलीमीटर, 8 to 10 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर टू 15 मिलीमीटर। कौन सा आंसर था? इजी क्वेश्चन था, याद रखना। हमने लास्ट सेशन में आपसे क्या पूछा था कि जो पट्टेची है उसका साइज क्या रहता है। अब प्यारे दोस्तों देखिएगा, जब हम 3 चीजों की यहाँ पे बात करते हैं, अंडर द स्किन हेमरेज ये रहता है। अंडर द स्किन हेमरेज, अंडर द स्किन हेमरेज इसको बोलते हैं। और अंडर द स्किन हेमरेज के अंदर 3 अलग अलग चीजें यहाँ पे रहती है। एक होता है पट्टेची, एक होता है परप्यूरा और एक होता है इकाइमोसिस। 3 अलग अलग चीजें हैं। एक को हमने तो बोला था पट्टेची, एक को हमने बोला था परप्यूरा और एक को हमने बोलना है इकाइमोसिस। आपको तीनों बातें इसी कैटेगरी के अंदर याद रखना है, पट्टेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस। प्यारे दोस्तों, पट्टेची जो होता है वो अंडर द स्किन हेमरेज होता है। और ये जो हेमरेज है इसमें बहुत छोटा छोटा जो है स्किन के ऊपर जो है वहाँ पे स्पॉटिंग होती है ना। जब ये ब्लीडिंग होता है अंडर द स्किन तो ऊपर स्किन के ऊपर जो स्पॉट बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज के अंदर होते हैं, जो ऑलवेज मिलीमीटर में होता है। और आई कैन से 1 to 2 मिलीमीटर। रेड कलर के स्पॉट होते हैं। ये कैसे होता है? रेड कलर के, क्योंकि ये ब्लड है और अंडर द स्किन ब्लड है, तो रेड कलर के 1 to 2 मिलीमीटर के छोटे छोटे स्पॉट वहाँ पे जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा परप्यूरा जो होता है, इसके अंदर ये जो स्पॉट बनते हैं ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं, जिनको हम 8 to 10 मिलीमीटर के आसपास बोलते हैं। और अगर मैं इकाइमोसिस की बात करूं तो ये अंडर द स्किन जो है एक लार्ज हेमरेज, एक ही बार में बड़ा स्पॉट देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं लार्ज, मोर देन 1 सेंटीमीटर, है ना, लार्ज हेमरेज। तो लार्ज स्पॉट अगर बनता है अंडर द स्किन, इसको हम इकाइमोसिस के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक तो होता है पट्टेची, एक होता है परप्यूरा और एक होता है इकाइमोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डेफिनेटली ए बनेगा। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लिखा था कि सर 1 to 2 mm का जो लीजन है अंडर द स्किन ब्लीडिंग की वजह से जो बनता है उसको हम पट्टेची के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेडिकुलोसिस का कारण है। याद रखो दोस्तों, ये सभी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए CHO के एग्जाम में, तो आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके कॉन्फिडेंट होना है। बहुत अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन अभी हम डील करने वाले हैं एक बाय एक करके। तो यहाँ पे पेडिकुलोसिस के बारे में पूछा है। प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पेडिकुलोसिस कहते हैं किसको है? इसको हेड लाइस के नाम से जानते हैं। पेडिकुलोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? हेड लाइस। ये होता है लाइस इन्फेस्टेशन। क्या रहता है? लाइस इन्फेस्टेशन। लाइस इन्फेस्टेशन जो है उसके होने का मेन कारण क्या है? इसके होने का मेन कारण है अनहाइजीन। जब हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो अपनी बॉडी के हेयर में कहीं पे भी ये एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन हो जाता है। लाइस या जो है वो क्या है? एक पैरासाइट इन्फेस्टेशन है प्यारे दोस्तों। पैरासाइट इन्फेस्टेशन है, इन्फेस्टेशन है जिसके अंदर लाइस जो है वो हमारे हेड के अंदर है या अंडर द हेयर, वहाँ पे स्किन के ऊपर रहता है।
स्पेशली स्काल्प के ऊपर रहता है, बाकी बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। और ये करता क्या है, तो ये हमारी बॉडी से ब्लड जो है उसको सक करता है, और जब ये ब्लड को सक करता है तो अपना कुछ एंजाइम वहाँ पे सिक्रेट करता है अपनी स्किन के अंदर। जहाँ से ये ब्लड को सक करता है वहाँ पे कुछ एंजाइम छोड़ता है। ये जो एंजाइम छोड़ता है वो एंजाइम हमारे स्काल्प की उस चमड़ी को, स्किन को क्या करता है, इरिटेट करता है। तो हमें खूब सारी ईचिंग होती है। क्या होती है? ईचिंग। ये स्काल्प में हो सकती है, ये आपका एक्जिला में हो सकती है, बॉडी में कहीं पे भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा ईचिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? लाइस। नाम ही हमने लिखा हेड लाइस या लाइस इन्फेस्टेशन। तो ये टिक नहीं है प्यारे दोस्तों, इसको मॉस्किटो या स्पाइडर के नाम से नहीं जानते हैं। तो पेडिकुलोसिस के होने का कारण होता है लाइस इन्फेस्टेशन, या इसी को हेड लाइस के नाम से हम जानते हैं, याद रह जाएगा। इसके अलग अलग टाइप रहते हैं ये बॉडी में जहाँ जहाँ पाई जाती है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है या ये किस तरीके से होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV संक्रमण के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिक एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट अधिकतम कितने समय में दे सकते हैं? सभी लोग जवाब लिखिएगा। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है, इसको ART बोलते हैं। HIV के खिलाफ दिया जाने वाला जो ट्रीटमेंट है उसको ART कहते हैं। और ART ट्रीटमेंट जो है वो अधिकतम कितने समय में देना चाहिए? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। कहने का मतलब है कि मान लो किसी को HIV था और उस किसी को HIV था, इसकी वजह से आपको भी HIV का इन्फेस्टेशन हुआ। तो अगर आपको HIV का इन्फेस्टेशन हुआ तो पोस्ट एक्सपोजर आपको HIV का जो ट्रीटमेंट है, ART एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, वो कितने टाइम में स्टार्ट कर देना होता है? सभी लोगों को जवाब लिखना है, अपना अपना जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए, कितने टाइम में स्टार्ट कर देंगे पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट? पहला लिखा हुआ है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स और 96 आवर्स। याद रखें दोस्तों, HIV वायरस जो होता है ना, HIV वायरस जो होता है, HIV का संक्रमण जो होता है एक वायरल डिजीज है। क्या है ये? एक वायरल डिजीज है। और ये जो वायरस है ये क्या करता है, ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को, किसको अफेक्ट करता है? इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम में कौन सी इम्यूनिटी होती है? 2 तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी, सेल मीडिएटेड और जो है प्लाज्मा मीडिएटेड, जिसको हम फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है इसके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी को हम किस नाम से जानते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स है इसमें 2 तरह की सेल होती है, CD4 सेल और CD8 सेल। टी लिम्फोसाइट में 2 तरह की सेल होती है, एक CD4 सेल है और CD8 सेल। HIV जो अफेक्ट करता है वो CD4 सेल को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? CD4 सेल को, जिसको T हेल्पर सेल के नाम से जानते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर CD4 सेल का काउंट जो है, CD4 सेल का काउंट जो है वो लेस देन 200 हो जाए, कितना हो जाए प्यारे दोस्तों? लेस देन 200 हो जाए CD4 सेल का काउंट, है ना। ये CD4 सेल लेस देन 200 सेल्स हो जाए तो इसको हम एड्स के नाम से जान देंगे। पहले तो ये HIV होता है, लेकिन एड्स कब बन जाएगा? जब CD4 सेल का काउंट लेस देन 200 हो जाए। ये जो CD4 सेल का काउंट है 200 से कम जो है होने का कारण होता है कि ये वायरस लगातार इन सेल को डिस्ट्रॉय या कम करता रहता है। अब जैसे ही किसी को एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर कब होता है? एक्सपोजर कब होता है HIV का? जब मान लो कोई HIV पॉजिटिव मरीज था, आप उसका शुगर चेक कर रहे थे और शुगर में आपने लैंसेट मरीज को प्रिक किया, उसकी शुगर चेक कर ली और वही लैंसेट आपको प्रिक हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपोजर। और जैसे आपको एक्सपोजर हुआ, पोस्ट एक्सपोजर आपको प्रोफाइलैक्सिस लेना पड़ेगा। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अगर आप शुरू करते हैं तो इसको 72 घंटे के अंदर अंदर, कितने घंटे के अंदर? 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको स्टार्ट कर देना होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ तो C बनेगा। 72 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बातें 72 घंटे के अंदर अंदर होती है। जैसे एक मैंने यहाँ पे HIV का आपको बताया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एक 72 घंटे के अंदर अंदर जो है NTD का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। अगर RH नेगेटिव मदर है तो रोगाम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रोगाम या NTD। RH नेगेटिव मदर अगर है तो और उसको RH पॉजिटिव बेबी बर्थ हुआ है तो मदर को रोगाम नाम का इंजेक्शन, NTD इंजेक्शन लग जाना चाहिए आपका जो है 72 घंटे के अंदर अंदर। दूसरा, 72 घंटे के अंदर अंदर जो है मदर अगर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है तो जो बेबी है, बेबी है
उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये 72 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बेबी को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन 72 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। अगर आप मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट? मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं, जो टीबी की जांच होती है उसकी रीडिंग को 72 घंटे के अंदर अंदर हम चेक करते हैं, है ना, उसकी रीडिंग को, मॉन्टॉक्स टेस्ट की रीडिंग को। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन 72 घंटे के अंदर अंदर लगना चाहिए। मदर को एंटी डी 72 घंटे के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो 72 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट होती है। अगर एक इंपॉर्टेंट बात हम बात करें, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपको लेनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो वो भी बहुत, जो आई पिल जिसको हम बोलते हैं अनवांटेड 72, ये जो 72 है ये 72 घंटे का समय होता है। तो आई पिल 72 अनवांटेड 72, इसको भी 72 घंटे के अंदर अंदर ले लेना होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, बहुत सारी जांचें जो होती है, बहुत सारी ट्रीटमेंट जो होता है, वो 72 घंटे के अंदर अंदर का प्रोसेस रहता है। तो आपको ये नंबर जरूर याद रखना है, क्योंकि जब भी ओवर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 72 घंटे की इंपॉर्टेंट आंसर बन जाता है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर है, कुछ बातें होती है जो करनी होती है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल एमटीपी एक्ट भी 1972 में लागू हो गया था। क्या बात है, 72 तो इंपॉर्टेंट बन गया भाई। 72 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 7 इज ऑलवेज लकी वन फॉर अस, है ना। तो 7 नंबर तो बिल्कुल जबरदस्त है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब लिखिएगा। 7 सवाल अच्छा है, जवाब लिखिएगा। इनमें से कौन से शॉक को पंप फेलियर कहते हैं? कौन से शॉक को पंप फेलियर कहते हैं? जवाब लिखे सभी लोग। हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक। कौन से शॉक को पंप फेलियर कहते हैं प्यारे दोस्तों? पंप फेलियर, है ना। देखो शॉक क्या होता है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है शॉक क्या होता है। व्हाट इज द शॉक? सभी लोग जवाब लिखे। अलग अलग तरह के शौक होते हैं, है ना। गाना गाने का शौक, खाना खाने का शौक, वो वाले शौक नहीं कह रहे हम, है कि नहीं है। शौक ये होता है कि 1000 रसगुल्ले है हमारे पास में, 1100 जो रसगुल्ले है ये नंबर डबल हो जाना चाहिए, ये शौक है। अगरबत्ती लग जानी चाहिए, इसको शौक कहते हैं। हर एक सवाल का जवाब देना है, इसको शौक कहते हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, इसको शौक कहते हैं। वो शौक है। ये शौक फेलियर का शौक है। बेसिकली शौक को बोला जाता है कि आपकी बॉडी में हाइपोटेंशन हो गया। शौक को मैं क्या बोलता हूँ? हाइपोटेंशन। बस आपको किस तरह हाइपोटेंशन का मतलब तो बीपी कम होना होता है। अरे आप शौक को यहाँ पे हाइपोटेंशन से डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी का प्रेशर इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि वो अब बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है। Whenever my body have failed to meet the metabolic need of my body, this is condition is known as shock. जब मेरा माई बॉडी जो है वो फेल हो गई है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा बॉडी जो है वो फेल हो गया है, फेलियर ऑफ परफ्यूजन। मेरा बॉडी परफ्यूजन ही नहीं कर पा रहा, मेरा बॉडी मेरी बॉडी की बाकी सेल को सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, परफ्यूजन फेलियर हो गया। ये बेसिकली शॉक की कैटेगरी में आता है। इसमें प्यारे दोस्तों अलग अलग तरह के शॉक होते हैं। जैसे 4 शॉक तो यहाँ लिखे हुए, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक और एनाफाइलेटिक। एक होता है न्यूरोजेनिक। कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक शॉक होता है। आप सबको एक बात का ध्यान रखना है कि ये चारों शॉक में कारण अलग अलग है, सिम्टम सेम रहते हैं। और ये जो न्यूरोजेनिक शॉक है ये इन चारों से अलग ही है, मतलब इसके सिम्टम भी अलग ही रहते हैं, ऐसा यहाँ पे रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे एक शॉक है हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा है, हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो पूरा वॉल्यूम ही कम हो जाता है। भाई अगर आपका जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है, अगर हार्ट के अंदर पानी खत्म हो गया तो क्या पंप करेगा? जैसे आपकी मोटर है और आप टंकी से, मोटर से ऊपर टंकी में पानी भरते हैं, अपने घर में जो टैंक है वहां से मोटर लगाते हैं और ऊपर टंकी में पानी भरते हैं। तो अगर आपके टैंक में पानी खत्म हो गया तो क्या मोटर टंकी में पानी भर देगी? नहीं। क्यों?
क्योंकि आपके टैंक में पानी ही नहीं है। तो जब आपकी बॉडी में पानी ही नहीं होता है, पानी का फेलियर हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाता है, वॉल्यूम ही हाइपो हो गया है। दूसरा, अगर आपका वॉल्यूम सही है लेकिन आपकी मोटर खराब हो गई है, क्या टंकी में पानी भरेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका टैंक में पानी पड़ा हुआ है लेकिन आपकी जो मोटर है जो पानी को पंप करके टंकी में चढ़ाएगी वो ही फेल हो गई मोटर। तो मोटर का फेलियर जो है वो क्या कहलाता है? कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। पंप फेलियर कहते हैं इसको। क्या कहता है? पंप फेलियर या मोटर का फेलियर। अगला है दोस्तों सेप्टिक शॉक। जब आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो जाए, सेप्टिसीमिया हो जाए, या एनाफाइलेटिक शॉक, जब आपको अचानक से सडन किसी ड्रग, ऐसी ड्रग का एक्सपोजर हुआ जिसने आपकी बॉडी को एलर्जी कर ली, या कोई आपको मधुमक्खी ने काट लिया, मतलब ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं एनाफाइलेटिक को। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। जब भी आपकी बॉडी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ या आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस केस के अंदर भी आपकी बॉडी का जो वॉल्यूम है, जो ब्लड वेसल के अंदर का वॉल्यूम है, वो बाहर चला जाता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में चला जाता है और आप फिर से शॉक में चले जाते हैं। तो सर इस शॉक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप शॉक के अंदर है, चाहे वो पंप का फेलियर है, वॉल्यूम का फेलियर है, आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया या इन्फेक्शन हो गया, जनरलाइज इन्फेक्शन, उस केस में आपकी बॉडी में 3 सिम्टम आते हैं। एक तो आपका बीपी कम हो जाता है, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कम हो जाएगा? बीपी कम हो जाएगा। एक आपकी हार्ट रेट ज्यादा रहती है, इसको टेकीकार्डिया कहते हैं। एक तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एक आपकी हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो बीपी कम, हार्ट रेट का ज्यादा होना, और तीसरा सिम्टम यहाँ पे क्या रहेगा? मतलब हाइपोटेंशन है, टेकीकार्डिया है, और आपकी पूरी स्किन, आपके हाथ पांव जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड नहीं है। मेरे हाथ में अगर ब्लड नहीं आएगा तो ये ठंडा पड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों कूल एंड कामी स्किन। क्या बोलते हैं? कूल एंड कामी स्किन। तो अगर 3 सिम्टम एक साथ आते हैं, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, कूल एंड कामी स्किन, तो ये तो 3 तरह के शॉक हो गए। कौन कौन सा शॉक हो गया? हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक या एनाफाइलेटिक शॉक। उन सब में ये 3 तिगड़े एक साथ रहेंगे, और ये 3 तिगड़े आ रहे हैं तो काम बिगड़ा ऐसा इंडिकेट करते हैं, है ना। लेकिन अगर प्यारे दोस्तों वहां पे न्यूरोजेनिक शॉक है, मतलब ये शॉक नहीं होके कौन सा शॉक है, वहां पे अगर न्यूरोजेनिक शॉक है, कौन सा शॉक है? न्यूरोजेनिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक है। तो न्यूरोजेनिक शॉक वाले केस में क्या होगा? इस शॉक के अंदर 3 चीजें वहां पे अगेन रहेगी, और ये जो 3 चीजें हैं इसमें हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा, उसके साथ में ब्रेडीकार्डिया होगा। कौन सा कार्डिया होगा? ब्रेडीकार्डिया होगा। और प्यारे दोस्तों वार्म एंड ड्राई स्किन होगी। स्किन कैसी हो जाएगी? वार्म एंड ड्राई। ब्रेडीकार्डिया, हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा, ब्रेडीकार्डिया होगा, और स्किन वार्म एंड ड्राई होगी। इस शॉक को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक। अब यहाँ पे अलग क्या है? हाइपोटेंशन सेम है, ये अलग है दोनों, ध्यान रखना। यहाँ पे नर्वस सिस्टम जब भी इरिटेट होता है, सिंपैथेटिक फेलियर होता है। सिंपैथेटिक फेलियर में क्या होता है? एक तो वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, कौन से स्टिमुलेशन से? वेगल स्टिमुलेशन से हार्ट रेट जो है वो तेज हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक तो वेगल स्टिमुलेशन से ब्रेडीकार्डिया होता है, जबकि शॉक में तो टेकीकार्डिया होना चाहिए। और बाकी शॉक के अंदर स्किन ठंडी पड़ जाती है। यहाँ पे पेरिफ्री में वेजो डायलेशन होता है, और उसकी वजह से पेरिफ्री की स्किन कैसी होगी? वार्म और ड्राई हो रही है। जहां ब्लड ज्यादा जाएगा वो एरिया गर्म हो जाएगा, और वो एरिया एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। तो वार्म एंड ड्राई ये पेरिफ्री में हो रहा है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फेलियर हो रहा है। जब भी न्यूरोजेनिक शॉक होता है, सिंपैथेटिक फेलियर की वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेंशन, ब्रेडीकार्डिया और वार्म एंड ड्राई स्किन नहीं, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से नहीं हो रहा है, सिंपैथेटिक फेलियर हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता तो टेकीकार्डिया होता, लेकिन वो फेल हो गया, इसलिए ब्रेडीकार्डिया हो रहा है। तो ब्रेडीकार्डिया, वार्म एंड ड्राई स्किन और हाइपोटेंशन, इस शॉक को हम क्या नाम देते हैं? तो यहाँ पे जो शॉक था आपका, ये शॉक तो कौन सा रहेगा? पंप का फेलियर कहलाता है। कौन सा फेलियर? और पंप है हार्ट, और हार्ट का फेलियर हमेशा कार्डियोजेनिक शॉक में काउंट होता है। इन्फेक्शन वाला बोलते तो सेप्टिक होता, एनाफाइलेटिक रिएक्शन या हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन वाला बोलते तो एनाफाइलेटिक होगा, ब्लड लॉस की वजह से बोलते तो हाइपोवोलेमिक होता।
और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से बोलते तो न्यूरोजेनिक होता। बस आपको इतना याद रखना है, CHO के पेपर में आराम से देखो कितना इजी सवाल था जो आया हुआ है, तो इतने इजी आते हैं आपको ये सब सवाल आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये किसी न किसी CHO के एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान CHO का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप रोज सेशन को अटेंड करते हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ में, टिप ऑफ द टंग करवा देंगे सारे क्वेश्चन, करना कुछ भी नहीं होगा, वहां जाके टिक लगा के आना है, क्योंकि इतना इजी कर देंगे हम इसको, है ना। तो बहुत इजी वाइज तरीके से, और भी आप इसको जबरदस्त पढ़ना चाहते हैं तो हमारे उत्कर्ष क्लासेज के ऑफलाइन बैच में हर संडे को टेस्ट, जैसे अभी परसों संडे है ना, सॉरी कल संडे है, टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पे भी देते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन कराते हैं। इसके अलावा जो है DPP आपको मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसमें भी खूब सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। सो बहुत सारी चीजें रहती है, आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें। हार्ट फेलियर वाले रोगी में सुधार का लक्षण नहीं है। एक मरीज है जिसका हार्ट फेल है और उसको आपने दवाई शुरू कर दिया, तो सुधार का कौन सा लक्षण नहीं है हार्ट फेलियर के मरीज में? बिल्कुल एकदम आसान है, आप बस चलते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। हाँ, जवाब लिखे अब क्या होना चाहिए? हार्ट फेलियर का जो मरीज है उस मरीज में सुधार का कौन सा लक्षण नहीं है? श्वसन दर सामान्य होना, दूसरा लिखा हुआ है मूत्र आना, तीसरा लिखा हुआ है सूजन का कम आना, चौथा है वजन का बढ़ना। 4 ऑप्शन लिखे। हार्ट फेलियर के कौन से सिम्टम रोगी में सुधार के लक्षण नहीं है? श्वसन दर का सामान्य होना मतलब सुधार हुआ है ना। नॉर्मली हार्ट फेलियर के मरीज में श्वसन दर सामान्य नहीं होती है, श्वसन दर उथल पुथल होती है, आडी टेढ़ी होती है, मतलब बढ़ी हुई होती है। तो ये तो है। मूत्र का आना अच्छी बात है, जब मरीज को मूत्र नहीं आता है, ओलिगो यूरिया होता है, एन यूरिया होता है, कम आता है मूत्र, तब इसका मतलब उसको हार्ट फेलियर है। अगर मूत्र आ रहा है तो बढ़िया हो गया है। हार्ट फेलियर के मरीज के बॉडी में सूजन हो जाती है, तो अगर धीरे धीरे सूजन कम होने लग रही है इसका मतलब सुधार हो रहा है। तो 3 बातें हैं प्यारे दोस्तों। सुधार, श्वसन दर सामान्य होने पे इंडिकेशन है सुधार का, मूत्र आने लग गया तो सुधार हो रहा है, सूजन कम होने लग गई तो सुधार होने लग गया है। लेकिन कौन सा सिम्टम बता रहा है कि सुधार नहीं हुआ है? अगर वजन बढ़ने लग जाए, क्योंकि जब आप हार्ट फेलियर के मरीज को यूरिन बढ़ाने वाली दवाई दोगे, इसकी दवाई क्या रहती है? हार्ट फेलियर वाले मरीज को क्या देंगे हम? यहाँ पे डायूरेटिक देंगे। तो जब हम डायूरेटिक देते हैं प्यारे दोस्तों, जब हम डायूरेटिक देते हैं तो डायूरेटिक के इम्पैक्ट से मरीज जो है उसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है यूरिन आउटपुट। और जब मरीज में यूरिन आउटपुट जो है वो जैसे ही मरीज में इंक्रीज होगा डायूरेटिक देते ही, तो वहां पे मरीज जो है वो यहाँ पे आपका वजन जो है मरीज का, है ना, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बॉडी के अंदर जो एडिमा है वो कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज होगा एडिमा। और एडिमा और वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मरीज जो है उसके अंदर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है वजन। तो बेसिकली मरीज में यहाँ पे वजन कम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वजन बढ़ रहा है। ये जो डायूरेटिक है मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं लूप डायूरेटिक। कौन सा यूज करते हैं? लूप डायूरेटिक्स। और लूप डायूरेटिक्स में हम यहाँ पे देते हैं फ्रुसेमाइड। क्या देते हैं? फ्रुसेमाइड। तो हार्ट फेलियर के मरीज में मोस्ट यूजेबल डायूरेटिक जो रहता है वो लूप डायूरेटिक रहता है। लूप डायूरेटिक एक्ट करता है लूप ऑफ हेनले के ऊपर, और लूप डायूरेटिक बेसिक होता है फ्रुसेमाइड। फ्रुसेमाइड जो है वो एक तरह का लूप डायूरेटिक है जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो ये हार्ट फेलियर के मरीज में एज ए ड्रग यूज करेंगे, और यूरिन आउटपुट बढ़ने, वॉल्यूम कम होने, एडिमा कम होने से मरीज का वजन कम होने लगेगा। जबकि वजन बढ़ रहा है तो हार्ट फेलियर वर्स्ट हो रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लैंग्वेज फंक्शन का इम्पेयरमेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी लैंग्वेज फंक्शन जो है वो क्या हो गया है? इम्पेयर हो गया है ना। लैंग्वेज फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो गया है, लैंग्वेज फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? सभी लोग जवाब लिखिएगा। हाँ, लेसिक्स जो होता है वो फ्रुसेमाइड होता है। 1 ml में कितने मिलीग्राम दवाई आती है लेसिक्स में? बताओ दोस्तों। लेसिक्स जो इंजेक्शन आपने कभी जिंदगी में लगाया हो, लूप डायूरेटिक आता है, 1 ml में कितनी दवाई होती है लेसिक्स? 1 ml कंटेन हाउ मिलीग्राम ऑफ फ्रुसेमाइड? सभी लोग जवाब लिखे। 1 ml अगर आप लेसिक्स लगाते हैं तो कितना फ्रुसेमाइड मरीज को वहां पे जाएगा?
1 ml L6 के अंदर। टेन मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम है। मामला गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है। 2 मिलीग्राम एंड 3 मिलीग्राम एंड 4 ml एंड क्या लिख रहे हो है। मिलीग्राम पूछ रहे हैं 1 ml के अंदर। 2 ml 4 ml का आता है ml का। हम कह रहे हैं 1 मिलीग्राम 1 ml में कितना मिलीग्राम फ्रुसेमाइड होगा। 1 ml के अंदर 10 मिलीग्राम होता है प्यारे दोस्तों। 2 ml पूरे के अंदर 20 होगा। 1 ml कंटेंट 10 मिलीग्राम ऑफ फ्रुसेमाइड। 40 मिलीग्राम 1 ml में नहीं होता है, समझ रहे हो। 2 मिलीग्राम नहीं होता है, 2 मिलीग्राम होता है ओंडेनसेट्रॉन। वॉमिटिंग के लिए जो देते हैं ना ओंडेनसेट्रॉन, वो होता है 2 मिलीग्राम 1 ml में। फ्रुसेमाइड होता है 10 मिलीग्राम 1 ml में। 2 ml में 20 मिलीग्राम होता है। 2 ml का एम्पूल आता है। हाँ 4 ml का भी आता है। जब 4 ml का आएगा तो उसमें 40 मिलीग्राम होगा। 1 ml में 10 मिलीग्राम है। अब बोले 1 लीटर का आ रहा हो तो 10 से गुणा कर दो उसको। 1 ml कंटेंट 10 मिलीग्राम, ध्यान रखना। तो जब आपका लैंग्वेज फंक्शन इंपेयरमेंट हो जाए उसको क्या कहते हैं, एफेजिया, एनोस्मिया, एन्यूरिया और एपनिया। प्यारे दोस्तों एपनिया वर्ड जो है, एपनिया, इसका मतलब होता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जब आपका रेस्पिरेशन सीज हो जाए उसको हम बोलते हैं एपनिया। एन्यूरिया का क्या मतलब होता है, सभी लोग कमेंट करिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूरिया। एन्यूरिया का क्या मतलब है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि यूरिन आ ही नहीं रहा है, एन्यूरिया मतलब एब्सेंट ऑफ यूरिन, नहीं। एन्यूरिया का मतलब होता है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और कितने से कम, लेस देन 100 ml। अगर यूरिन आउटपुट कम हो जाए और कितने से कम हो जाए, लेस देन 100 ml, तो उसको एन्यूरिया कहते हैं। अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो उसको ओलिगो यूरिया कहते हैं। यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml हो उसको एन्यूरिया कहते हैं। कोई यूरिन आउटपुट नहीं है उसको एन्यूरिया नहीं कहते हैं, है ना। 400 ml वाले को ओलिगो यूरिया कहते हैं प्यारे दोस्तों। अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो ना तो उसको हम नाम देते हैं ओलिगो यूरिया। क्या नाम देते हैं, ओलिगो यूरिया। इसको नाम दिया जाएगा ओलिगो यूरिया। और 100 से कम हो तो एन्यूरिया। एक यहाँ पे लिखा हुआ है एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ स्मेल। एब्सेंट ऑफ स्मेल, जब आपको ऑस्मिया नहीं हो रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, उसको एनोस्मिया कहते हैं। तो ये तीनों ही टर्म यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे लैंग्वेज और भाषा से संबंधित बात हो रही है, और स्पीच के लिए वर्ड है एफेसिया, एब्सेंट ऑफ स्पीच। एब्सेंट ऑफ स्पीच लैंग्वेज, जब आप बोल नहीं पाते हैं, स्पीच लैंग्वेज अगर एब्सेंट हो तो उसको एफेसिया के नाम से जानते हैं। एक होता है डिस्फेसिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, एक वर्ड होता है इसी से संबंधित, डिस्फेसिया, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीच। और एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। तो स्वेलोइंग की डिफिकल्टी हो तो उसको डिस्फेजिया कहते हैं। स्पीच की डिफिकल्टी हो तो उसको डिस्फेसिया कहते हैं। स्पीच एब्सेंट हो तो उसको एफेसिया कहते हैं। समझ रहे हो बात को। और एनोस्मिया का मतलब होता है स्मेल। एन्यूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट का कम होना 100 ml से कम। और ओलिगो यूरिया का मतलब होता है 400 ml से कम। अगर देखो दोस्तों डिस्फेसिया एस आए तो स्पीच है, और डिस्फेजिया जी आए तो स्वेलो से संबंधित है। तो सिर्फ एस और जी का ही फर्क होता है, बाकी पूरा सेम रहता है। तो अगर जी आए तो इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, और एस आए तो डिफिकल्टी इन स्पीच। बिल्कुल हाँ, एनोस्मिया। एपेथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इमोशन। जब इमोशन नहीं होता है तो उसको एपेथी कहते हैं। ये एक साइकोसिस की बीमारी है। कई मरीजों में मूड अफेक्ट डिसऑर्डर होते हैं तो उनके इमोशंस गायब हो जाते हैं, तो उनको एपेथी के नाम से जानते हैं। हाँ, एगोसिया नहीं होता है, एग्नोसिया होता है वो, ध्यान रखना। एक वर्ड होता है एग्नोसिया, एगोसिया नहीं होता, वो एग्नोसिया होता है। एग्नोसिया का मतलब होता है अनेबल टू नेमिंग द ऑब्जेक्ट। अनेबल टू नेमिंग द ऑब्जेक्ट। फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो है उनको नाम नहीं दे पाना, नेमिंग द ऑब्जेक्ट, है ना। कई मरीजों को आपने देखा होगा ये मेमोरी वीकनेस की वजह से होता है कि वो उसको क्या कहते हैं, बोले किसको, बोले वो जो काला काला होता है, बोले क्या कौवा, नहीं वो काला काला होता है, कि बोले वो क्या कोयला, नहीं वो काला काला जो होता है, बोले कौन है, अरे बोले वो कालू राम, अच्छा कालू राम, हाँ दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये एग्नोस्टिक मरीज होते हैं। ये एग्नोस्टिक मरीज जो है वो क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट को नेमिंग नहीं दे पाते, जानने वाले ऑब्जेक्ट जो है उसको नामकरण नहीं कर पाते, ऐसा मेमोरी का इम्पेयरमेंट जो है वो एग्नोसिया कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो एग्जाम में आपको पूछी जाती है, अलग अलग तरह की एक टर्मिनोलॉजी जो है देखने को मिलती है, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, डिमेंशिया वाले, स्ट्रोक वाले मरीज में ऐसा होता है। जवाब लिखे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? छोटा सवाल है, इंटरेस्टिंग जवाब है। ऑडियो सब सही है भाई, तुम लोग जो है अपने फ़ोन का ऑडियो चालू करें, हमारे ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? तो आप क्या है कि फ़ोन में या तो कहीं म्यूट हो जाता है, कहते हैं सर आवाज़ ही नहीं आ रही। अब सर क्या करेंगे जब आपके फ़ोन से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तो, है ना? तो थोड़ा फ़ोन पे ध्यान दें, है ना? और अगरबत्ती लगाएं, सेशन को मैक्सिमम लोगों तक, गांव और ढाणी में जो बैठे रसगुल्ले हैं और जिनके पिता का सपना है कि उनकी फिक्र भी फ़क्र में बदल जाए, बस उनको जगाने की ज़रूरत है। तो जगा दीजिए और एक नया नंबर लगा दीजिए और अच्छे से जवाब लिखिए। व्यक्ति की पोजीशन सेंस के लिए, पोजीशन सेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? व्यक्ति में पोजीशन सेंस के लिए कि वो कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, किसके लिए खड़ा है, अगर ये सब आपको सेंस करना हो तो क्या करेंगे? पहला क्या लिखा दोस्तों? रोमबर्ग टेस्ट, स्वनसन टेस्ट, पीटर टेस्ट, क्लार्क टेस्ट। सवाल को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के थोड़ी देर लगेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो, लेकिन हो आप इंडिया में ही, क्योंकि हमारे टेस्ट तो ये क्लार्क टेस्ट एंड पीटर टेस्ट एंड ये हमारे टेस्ट नहीं है भाई। हमें तो ये टेस्ट ठीक लगा थोड़ा, है कि नहीं है? प्यारे दोस्तों, इसको रोमबर्ग टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जिस मरीज को सेरिबेलम, किसमें? सेरिबेलम, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सेरिबेलम की जांच के लिए। अब आप कहोगे सर सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम को छोटा दिमाग कहते हैं। वो दिमाग जो आपकी बॉडी में ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस है, ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस, पोस्चर एंड बैलेंस, आपकी बॉडी में पोस्चर और बैलेंस को बनाने वाला ऑर्गन, आपकी बॉडी में पोस्चर और बैलेंस को बनाने वाला ऑर्गन जो है वो सेरिबेलम है, जिससे आपको पोजीशन होता है, सेंस होता है। पोजीशन क्या है आपकी? इसमें क्या करते हैं कि जो भी मरीज चक्कर भंवड़ का कंप्लेन करता है कि साहब मेरे को चक्कर बहुत आ रहे हैं, भंवड़ बहुत आ रही है, हाँ बहुत ईजी है कि आपकी बॉडी में जो है दो तरह के दिमाग होते हैं। एक दिमाग तो होता है बड़ा दिमाग, याद रखना दिमाग का जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ तो एक तो होता है सेरिब्रम जो कि बड़ा दिमाग है, एक सेरिबेलम बोलता हूँ मैं उसको, छोटा दिमाग बोलता हूँ, छोटा दिमाग, है ना? और एक होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। आपको ये भी सवाल पूछे कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से भाई साहब होते हैं, तो ब्रेन स्टेम में 3 लोग होते हैं। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर पॉन्स होता है और ब्रेन स्टेम के अंदर मेडुला होता है। याद रखना हमने क्या बोला, यहाँ पे सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है और ब्रेन स्टेम होता है। और ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें होती है, मिड ब्रेन होता है, पॉन्स होता है और मेडुला होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने जो बात बताई है वो प्रॉब्लम है सेरिबेलम की, जिसको ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम आपका लॉजिकल ब्रेन है, थिंकिंग वाला ब्रेन है, कॉग्निटिव ब्रेन है, सोचने समझने की क्षमता देने वाला ब्रेन है। और ये जो ब्रेन स्टेम होता है, इसके अंदर आपके वाइटल के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। जिंदा रहने के लिए जो जिम्मेदार है वो ब्रेन स्टेम है। सोचने का काम सेरिब्रम करता है और आपका बैलेंस का काम सेरिबेलम करता है। यहाँ पे बैलेंस वाले ऑर्गन में गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे मरीज के इस बैलेंस वाले ऑर्गन में कितनी गड़बड़ है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मरीज को सीधा खड़ा करते हैं, एकदम स्ट्रेट, और हम उसको कहते हैं कि आपको सीधा खड़ा होते हुए अपनी दोनों आंखों को टाइट बंद करना है। जब मरीज अपनी दोनों आंखों को टाइट बंद करेगा, जैसे मैंने अभी किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो है वो पोजीशन या क्या है, क्योंकि मेरा सेरिबेलम गड़बड़ नहीं है, तो मेरे को तो सेंस ऑफ पोजीशन हो जाएगा। लेकिन जिसको सेरिबेलम का गड़बड़ होगा, उसको जैसे ही आंख टाइट बंद करेंगे, मरीज या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ऐसे डावाडोल होगा और वो गिर ही जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता। वो क्या करेगा, वो गिरेगा। ऐसे क्यों गिर रहा है?
क्योंकि उसको ऑर्गन ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस गड़बड़ है। उसका क्या गड़बड़ है? उसका सेरिबेलम गड़बड़ है, उसको पोजीशन ऑफ सेंस का प्रॉब्लम है, पोजीशन का सेंस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जांच करते हैं सेरिबेलम का, और ये टेस्ट का नाम देते हैं रोमबर्ग टेस्ट। तो रोमबर्ग इज ए टेस्ट विच इज कैरिड आउट टू असेस द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। प्यारे दोस्तों, हाँ, वो राइट एंड लेफ्ट किधर भी नीचे गिरने की संभावनाएं पैदा करेगा, ऐसा वहां पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, जो आप लिखे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? मल्टीपल स्क्लेरोसिस मस्तिष्क में मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ब्लैक मैटर, रेड मैटर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो मस्तिष्क में किसको अफेक्ट करता है? मुख्यतः मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसको अफेक्ट करेगा? ग्रे मैटर को अफेक्ट करता है। कैसे प्यारे दोस्तों, क्या आप डिफाइन कर सकते हैं इसको? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो ग्रे मैटर को क्यों अफेक्ट करता है या कैसे अफेक्ट करता है? बताओ, हाउ इट अफेक्ट द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है और कैसे अफेक्ट करता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? बहुत अच्छे, सभी लोगों ने जवाब लिखा भाई, बहुत बढ़िया। रैशनलाइज करो, रैशनलाइज। हाँ, दो मैटर पाए जाते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रुप ऑफ एक्सोन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ग्रे मैटर नहीं कहते प्यारे दोस्तों, उल्टा फुल्टा लिख रहे हो। डी जनरेशन होता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ग्रे मैटर डीमाइलिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ग्रे मैटर आउटसाइड में होता है। ग्रे मैटर, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, कुछ भी टिका रहे हैं, मतलब वो पाया मैटर, एक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर होता है। ग्रे मैटर वहाँ कहाँ से आ गया है? पढ़ ले प्यारे दोस्त, पढ़ ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीमाइलेशन, डीमाइलिनेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होती है, ठीक है। ग्रे मैटर कहाँ आया इसके अंदर? ये तो सभी को पता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डीमाइलिनेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, लेकिन ये ग्रे मैटर वाला कंसेप्ट कहाँ है ये बताओ आप तो, हैं? हम बताए सर, आप बता दीजिए, हम भी बताएंगे, लेकिन पहले आप तो बताओ थोड़ा, हैं? माइलिनेशन सीट ओलिगोडेंड्रोसाइट का डीजनरेशन होता है। ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। ग्रे मैटर आउटसाइड में होता है। चलिए देखो, सुनो दोस्तों, देखो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी होती है, ये आपका ब्रेन है। बेसिकली क्या होता है ब्रेन के अंदर? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डीमाइलिनेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये बात सही है, हैं? इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में डीमाइलिनेशन होता है। क्या होता है? डीमाइलिनेशन होता है, डीमाइलिनेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसका मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन हैं, उन न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन होगा। उन न्यूरॉन के ऊपर पाई जाने वाली जो सीथ है, जिसको हम माइलिन सीथ कहते हैं, वो माइलिन सीथ जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बनी होती है, वो डेस्ट्रॉय और डैमेज होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो लोग हैं, ये सबको पता है। एक आता है आपका ब्रेन और दूसरा आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब याद रखें कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही अफेक्ट होंगे, ये बात तो सही है। और इसमें डीमाइलिनेशन होगा। प्यारे दोस्तों, जब डीमाइलिनेशन होता है तो इसमें ज़्यादातर अफेक्ट होता है आउटर साइड, है ना। मतलब दो चीज़ें होती है, एक तो आउटर एरिया और एक इनर एरिया। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपने देखा होगा अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है, उस बीमारी में अपर मोटर न्यूरॉन अफेक्ट होते हैं। और अपर मोटर न्यूरॉन ये आउटर वाले होते हैं, कॉर्टेक्स वाला एरिया, आउटर एरिया। और आउटर एरिया जो है वो बना हुआ होता है ग्रे मैटर का। याद रखना, इन ब्रेन द आउटर एरिया किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आउटर एरिया को अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं इनर एरिया की,
तो इस बीमारी में इनर एरिया बना होता है वाइट में, इस ब्रेन में इनर एरिया जो होता है वो वाइट मैटर का बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा है, इसका जो इनर वाला एरिया है वो ग्रे मैटर का बना हुआ है और जो आउटर वाला साइड है वो वाइट मैटर है। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये आउटर एरिया को अफेक्ट करता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो यहाँ पे ग्रे मैटर पाया जाता है। तो ये कौन से मैटर को अफेक्ट करेगा? ग्रे मैटर को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ लोगों ने लिखा है ग्रे मैटर, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर। तो ये ऐसे नहीं होता प्यारे दोस्त। ये जो ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर होता है, और इनको कवरिंग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ग्रे मैटर अलग है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर जिनको मेनिंजेस बोलते हैं वो अलग है। मेनिंजेस का इनसे कोई संबंध नहीं है। ये तो सिंपल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का लुक है, एक ग्रे कलर के दिखेंगे या वाइट कलर के दिखेंगे। तो ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर तो सिर्फ न्यूरॉन का जो ग्रुप है उसका एक लुक है, इसका संबंध मेनिंजेस से नहीं है। और वो अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर है वो मेनिंजेस कहलाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ, वो अलग है और ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर अलग है। दोनों बातों में थोड़ा फर्क है, आपको फर्क समझना है और फिर जवाब भी लिखना है अच्छे से। प्यारे दोस्तों, पार्किंसंस बीमारी में दी जाने वाली औषधि जो लीवोडोपा है उसको कब लेना चाहिए? खाली पेट, भोजन के बाद, भोजन के साथ, या कभी भी? कब लेना होता है? जवाब लिखे ला लो, सभी लोगों को जवाब लिखना है और जवाब में ताकत और हिमाकत दोनों होनी चाहिए, है ना? हाँ, सभी लोगों को जवाब लिखना है कि अगर आप किसी मरीज को, पार्किंसंस बीमारी वाले मरीज को औषधि लीवोडोपा दे रहे हो तो लीवोडोपा को देने का समय कौन सा है? भोजन के बाद। देखो, रसगुल्ले कहता है कि सर हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी में बताओ। हिंदी में हम हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब इंग्लिश में दे रहे हैं सभी लोग, है ना? आफ्टर मील। तो फिर आफ्टर मील यहाँ लिखा हुआ क्यों समझ में नहीं आता भाई? है कि नहीं है? ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? तो यहाँ पे पार्किंसंस बीमारी में औषधि जो है वो भोजन के बाद नहीं देते हैं। याद रखना, भोजन के साथ नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। कभी भी नहीं देते हैं मतलब इट शुड बी टेकन बिफोर मील, और लेने के बाद में खाना खा लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मेडिसिन शुड बी टेकन बिफोर मील। दवाई को तो लेना है खाली पेट, ध्यान रखना, सुनना कंसेप्ट को अच्छे से। दवाई को लेना है खाली पेट। क्यों खाली पेट लेना है? ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा से हो। लेकिन जब आप दवाई को खाली पेट लेते हो तो इस दवाई के साइड इफेक्ट के रूप में जीआई प्रॉब्लम आती है। जब दवाई को आप खाली पेट लेते हो तो इसके बाद में साइड इफेक्ट के रूप में जीआई डिस्टर्बेंस होता है। जीआई डिस्टर्बेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सिम्टम वहाँ पे आएंगे। ये साइड इफेक्ट है किसके? ये साइड इफेक्ट है लीवोडोपा के। तो जैसे ही आप इस दवाई को एम्प्टी स्टोमक देते हो उसके तुरंत बाद में आफ्टर टेकिंग ड्रग, खाली पेट ले लो, एंड आफ्टर टेकिंग ड्रग, इस दवाई को लेने के बाद में टेकिंग ड्रग, फूड शुड बी टेकन, फूड शुड बी इंजेस्टेड। तो दवाई लेने के बाद में खाना इंजेस्ट करना है, खाना लेना है, क्योंकि अगर आपने खाना नहीं खाया तो दवाई की वजह से जीआई डिस्टर्बेंस आएगा। तो सर दवाई को खाने के बाद में ले लें तो बाद में लेने पे दवाई का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, खाली दवाई तो खाली पेट लेनी है लेकिन इसके बाद में खाना जरूर खाना है, ऐसा मरीज को समझाना है। क्लियर हो गया? लेकिन खाना खाने से पहले दवाई नहीं लेना। अच्छा, ये जो लीवोडोपा दवाई है पार्किंसंस बीमारी में देते हैं, तो ये जो पार्किंसंस बीमारी है दोस्तों, पार्किंसंस, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पार्किंसंस किसकी बीमारी है, तो पार्किंसंस डिजीज जो होती है ये डिजीज डोपामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। क्या है ये? डोपामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। डोपामिन डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं पार्किंसोनिज्म को। डोपामिन की कमी वाली बीमारी बोलते हैं पार्किंसोनिज्म को। प्यारे दोस्तों, ये जो डोपामिन है
इसकी कमी होने का जो कारण है वो है बेसल गैंग्लिया का गड़बड़ होना। बेसल गैंग्लिया जो है ब्रेन का पार्ट है, बेसल गैंग्लिया, उसके अंदर उम्र के साथ में डी जनरेशन होना डोपामिन की कमी का कारण बनता है। और डोपामिन जो है वो कमी वाली बीमारी पार्किंसोनिज्म है। पार्किंसोनिज्म जब बीमारी किसी को हो जाती है तो प्यारे दोस्तों इसके क्लिनिकल साइन क्या रहेंगे? सर ये मरीज जो है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा जब पार्किंसोनिज्म हो जाता है? तो इस मरीज के क्लिनिकल साइन के रूप में ध्यान रखना, एक तो रहेगा ट्रेमर्स, एक रहता है रिजिडिटी, और एक रहता है ब्रेडिकाइनेशिया। एक तो क्या होता है ट्रेमर्स, एक क्या होता है रिजिडिटी, और एक क्या होता है ब्रेडिकाइनेशिया। ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया पार्किंसोनिज्म का सबसे पहला सिम्टम, जो अर्ली सिम्टम है, उसको हम ट्रेमर्स के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और इसके इलाज के लिए जो दवाई दी जाती है वो है लीवोडोपा। तो ये जो लीवोडोपा दवाई हम दे रहे थे ये पार्किंसोनिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस। और इसको हम पार्किंसोनिज्म का एंटीडोट भी बोलते हैं। एंटीडोट ऑफ पार्किंसोनिज्म इज लीवोडोपा, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। डोपामिन की कमी वाली बीमारी पार्किंसंस बीमारी का नाम है। सभी सवाल एग्जाम में पूछे हुए दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई किस बीमारी में क्या सिम्टम रहेंगे, कैसे बीमारी को मैनेज करते हैं, बीमारी के बारे में क्या क्या खास बातें रहती है। अगला क्वेश्चन, हार्ट रेट कम होने पे लीवोडोपा नहीं लगाते हैं, हार्ट रेट कम होने पे एट्रोपिन देते हैं प्यारे दोस्त। एट्रोपिन इज द ड्रग, एड्रीनर्जिक ड्रग। लीवोडोपा हार्ट रेट कम होने पे नहीं देते हैं। बेंजीडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बेंजीडिन टेस्ट, हाँ, रिपिल रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं और मसल रिजिडिटी वहां पे देखने को मिलती है जो कॉगविल टाइप की होती है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंजीडिन टेस्ट जो होता है रक्त के लिए, मूत्र के लिए, लार के लिए या सीमन के लिए, बेंजीडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ब्लड, यूरिन, सलाइवा और सीमन। सभी लोगों को जवाब लिखना है भाई। और टारगेट 2000 का है, तो जितने भी हमारे 1600 रसगुल्ले हैं उनको पूरा अपना जोश लगाना है, क्योंकि क्लास आपकी है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपका नंबर ही हमारी एनर्जी है। अगर हमें सुबह 6 बजे कोई लाके यहाँ पे खड़ा करता है तो ये आपका नंबर ही है। इस बात का ध्यान रखना है। याद रखना, बेंजीडिन टेस्ट जो होता है दोस्तों वो यूरिन से ही किया जाता है ना, यूरिन से ही किया जाता है। यूरिन में शुगर का लेवल, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में शुगर का लेवल जो है, बेनेडिक्ट टेस्ट और बेंजीडिन टेस्ट उसी से संबंधित रहते हैं। हम इन टेस्ट के थ्रू यूरिन में शुगर, यूरिन में प्रोटीन, यूरिन में कीटोन, ऐसी अलग अलग चीज़ें चेक करते हैं। तो जो शुगर का टेस्ट है और प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, कीटोन के टेस्ट होते हैं, ये सब यूरिन में किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन बेसिकली सैंपल यूरिन का ही लिया जाएगा। यहाँ पे सैंपल रक्त का या सलाइवा का या सीमन का नहीं लेते हैं, समझ रहे हो? तो ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो यूरिन से होते हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, और ये सब यूरिन के सैंपल से किए जाते हैं। और ग्लाइकोसूरिया को असेस करने के लिए इस तरह से चीज़ें वहाँ पे कैरिड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन, जवाब लिखे दोस्तों, क्या होना चाहिए? सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए? ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी के लिए लगाया जाता है ट्रेन स्प्लिंट, एरोप्लेन स्प्लिंट, बस स्प्लिंट, बोट स्प्लिंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा जवाब देके कि कौन सा लगाया जाता है।
ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर इंजरी हो जाए प्यारे दोस्तों, तो कौन इसके लिए क्या लगाते हैं? ट्रेन, एरोप्लेन, बस या बोट? आप कहेंगे सर ये नाम कहाँ से आ गए? एक है ट्रेन, एक है एरोप्लेन, एक है बस, एक है बोट। समझ रहे हो बात को? तो ये बेसिकली ट्रेन किसी आदमी के पीछे नहीं लगाते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं। स्प्लिंट वर्ड आपने सुना होगा, खपच्ची कहते हैं इसको, खपच्ची, खपच्ची है ना। लकड़ियाँ जो होती है, लकड़ियाँ अलग अलग लकड़ियाँ होती है, सपोर्टिंग डिवाइस होते हैं, इनको काम में लेके खपच्ची बनाई जाती है। और जब खपच्ची आप बना के लगाते हैं उसको स्प्लिंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्प्लिंट है, चाहे ट्रेन है, ट्रैक्टर है, एरोप्लेन है, बस है, बोट है ना, मोटरसाइकिल है, ये जितने भी स्प्लिंट है, इन स्प्लिंट को बनाया जाता है खपच्ची लेके। और खपच्ची लेके यहाँ जो स्प्लिंट बनाते हैं वो एरोप्लेन शेप का स्प्लिंट होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस को जब इंजरी होती है तो आपको खपच्ची एक ऐसे लगाना पड़ेगा, एक ऐसे लगाना पड़ेगा, एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा। जब आप एक चीज़ नीचे लगा के एक इसके ऊपर ऐसे और एक इसके ऊपर ऐसे लगाते हो तो उसकी जो फीलिंग आती है वो एरोप्लेन वाली आती है। यू जस्ट सी द एरोप्लेन। तो उस एरोप्लेन में क्या होता है कि एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, और एक खपच्ची आपने ऐसे लगा दी। तो अब ये जो खपच्ची है ये कैसा दिखेगा? ये ट्रेन है क्या? नहीं। ये बस है क्या? नहीं। तो ये क्या है? ये एरोप्लेन है ना। तो इस तरीके से जब आप खपच्ची लगाते हैं तो ये एरोप्लेन टाइप का स्प्लिंट बन जाता है। सो इस खपच्ची को, स्प्लिंट को हम किस नाम से जानते हैं? एरोप्लेन स्प्लिंट के नाम से जानते हैं। इसका लुक ना तो ट्रेन जैसा है, ना इसका लुक बस जैसा है, ना इसका शेप बोट जैसा है। तो इसको हम एरोप्लेन स्प्लिंट के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों, हैंगिंग कास्ट किसके फ्रैक्चर के लिए प्रयोग होता है? हैंगिंग कास्ट जो है, H4 हैंगिंग कास्ट जो है, किसके फ्रैक्चर में प्रयोग होगा ये आपको बताना है। हैंगिंग कास्ट कब काम में लिया जाता है या किसका फ्रैक्चर होने पे उसको प्रयोग किया जाता है? कास्ट वर्ड का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ सपोर्टिंग डिवाइस। आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सपोर्टिंग डिवाइस होता है, और इसमें प्लास्टर जो है वो हैंगिंग रहता है। हैंगिंग का मतलब क्या होता है? लटकाव में रहता है। ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें प्लास्टर लटकाव में रहता है, हैंग होके रहता है? बताओ 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 बताओ। H4 हैंगिंग, H4 ह्यूमरस। मैंने अभी बोला H4 क्या होता है? H4 एक तो हैंगिंग कास्ट है और H4 एक ह्यूमरस है। तो हैंगिंग कास्ट हमेशा ह्यूमरस में काम में लेंगे। इसमें क्या होता है, ये मान लो इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल के अंदर ये इसके एक्सट्रीमिटीज है और इसके लेग है। तो मान लो ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया है ना। तो हैंगिंग कास्ट क्या किया जाता है? यहाँ पे लगाया जाता है। तो अब ये क्या रहेगा? खड़ा रहेगा, खड़ा है ना। ये एक तरह का लटकाव में है, देखिएगा। ये हैंगिंग कास्ट अगर आपने लगाया तो ये क्या है? ये एक तरीके से लटकाव के रूप में है, ऐसे खड़ा रूप में। तो ये लटक रहा है। जब ये लटक रहा है तो इसको हैंगिंग बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? लटक रहा है। जब कास्ट लटक जाता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? हैंगिंग कास्ट के नाम से जानते हैं। तो हैंगिंग कास्ट हमेशा लटकाव के रूप में रहता है। ह्यूमरस के फ्रैक्चर में लगाते हैं। ह्यूमरस बोन जो है वो अपर आर्म की बोन को बोला जाता है ना। तो इसको हैंगिंग कास्ट के रूप में जाना जाता है। गंध की शक्ति नहीं होना, स्मेल। 5 तरह के सेंस होते हैं प्यारे दोस्तों, और ये जो 5 तरह के सेंस है, जैसे एक सेंस होता है आपका आई, विजन का सेंस कराती है। आंख जो होती है वो एक सेंस कराती है विजन का। आपके ईयर जो है वो सेंस कराते हैं ईयरिंग का। सुनने के लिए जो ऑर्गन है वो ईयर है। आपका जो टंग है वो टेस्ट का सेंस कराती है, टेस्ट का। तो टेस्ट का सेंस कराएगी टंग। और यहाँ पे आपका नोज जो है स्मेल का सेंस कराता है, स्मेल का। और आपकी जो स्किन है वो सोमेटोफॉर्म सेंस कराती है। अब सोमेटोफॉर्म में क्या आता है? सोमेटोफॉर्म में पेन आता है, टच आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है ना। ये सभी सोमेटोफॉर्म सेंस आते हैं। तो एक सेंस हो गया सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सोमेटोफॉर्म सेंस, जिसमें पेन भी आएगा, जिसमें टच भी आएगा, जिसमें प्रेशर भी आएगा, जिसमें टेम्परेचर भी आएगा, टेम्परेचर में हॉट आएगा, कोल्ड आएगा। इस तरीके से अलग अलग जो है वहाँ पे कंपोनेंट रहते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सोमेटोफॉर्म, पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। सो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर किसी को स्मेल का सेंस नहीं हो रहा है, गंध की शक्ति चली गई है, तो पहला है एनोप्सिया, एपनिया, एनीमिया, एनोस्मिया। तो स्मेल का सेंस चला जाना एनोस्मिया कहलाता है, एब्सेंट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, है ना। सेंस ऑफ स्मेल जब एब्सेंट हो जाता है
तो इसको एनओस्मिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एनओस्मिया। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। बाकी तीनों बातें गलत है। एनोपिया, एपनिया या एनीमिया इससे संबंधित नहीं है। क्लियर हो जाएगा? हाँ, सोमेटोफॉर्म सेंस है ये सारे के सारे। एपनिया का मतलब होता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सेंस ऑफ स्मेल का चला जाना एनओस्मिया के नाम से जाना जाता है। कोलोनोस्कोपी से एक रात पहले, याद रखना, कोलन को विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप, हम जब कोलन को विजुलाइज करते हैं, नॉर्मली हम एंडोस्कोप की मदद से अपर जीआईटी को भी विजुलाइज करते हैं, जिसके अंदर आपका इसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, ड्यूडिनम आता है ना। और इसकी मदद से हम किसको विजुलाइज करते हैं? कोलन को। तो जब आप कोलोनोस्कोपी करते हैं तो कोलोनोस्कोपी में कोलन देखेंगे, तो कोलन देखने से पहले वहाँ पे फिकल मैटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिखेगा नहीं ढंग से। तो कोलन को एकदम खाली कराएंगे तभी कोलोनोस्कोपी हो पाएगी। तो यहाँ पे सवाल ने यही बोला है कि जब आप कोलोनोस्कोपी के बारे में सोच रहे हैं तो एक रात पहले रोगी को क्या देना चाहिए। जब आप कोलोनोस्कोपी करने जा रहे हैं तो एक रात पहले, कोलोनोस्कोपी की एक रात पहले रोगी को क्या देना चाहिए? एमेटिक्स, लैक्सेटिव, नेबुलाइजेशन या लेमन वाटर? आसान सवाल है दोस्तों। एनीमा, याद रखना, एनीमा या दूसरा क्या रहेगा? एनीमा या दूसरा क्या रहेगा? लैक्सेटिव। लैक्सेटिव या एक फॉर्म रहता है एनीमा। ये क्या करेगा? ये बोवल प्रिपेयर करेगा, इसको बोलते हैं बोवल प्रिपरेशन। जब आप कोलोनोस्कोपी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको बोवल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बोवल को कैसे प्रिपेयर करेंगे? एनीमा लगा के, या मैंने बोला क्या देके? लैक्सेटिव देके। नेब्यूलाइजेशन जो करते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए करते हैं, स्पाज्म को कम करने के लिए और एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए। प्यारे दोस्तों, लेमन वाटर का कोई कंसेप्ट नहीं है। और एमेटिक्स जो है वो वॉमिटिंग इंड्यूस कराने वाले ड्रग्स होते हैं। एमेटिक्स कब देते हैं? बताओ बताओ, एमेटिक्स का क्या काम है? एमेटिक्स क्या क्या काम है? एमेटिक्स क्या होता है बताइए? मैक्सिमम लोग इसको गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। कई लोगों ने तो ये तक सोच लिया कि एमेटिक्स का मतलब होता है उल्टी को बंद करने वाली दवाई। उल्टी को बंद करने वाली दवाई को एंटी एमेटिक्स कहते हैं, नॉट एमेटिक्स। एमेटिक्स वो दवाई होती है जो उल्टी को करवाती है। अब उल्टी को कराने की दवाई थोड़ी होती है सर, अरे कराने की भी दवाई होती है ना, बिफोर कीमोथेरेपी। अरे नहीं भाई, उल्टी कराने वाली दवाई है, उल्टी को डिक्रीज नहीं करती है। फिर लिखा देखो, वॉमिटिंग डिक्रीज, प्रिवेंट वॉमिटिंग। मैंने कहा ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा एमेटिक्स क्या होते हैं आप लिख दोगे। अरे उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक्स। एमेटिक या एमएससी वर्ड का मतलब है उल्टी कराने वाली दवाई, ना कि उल्टी बंद कराने वाली दवाई। तो अगर मैं ऑन्डेनसेट्रोन की बात करूं तो वो एक एंटी एमेटिक ड्रग है, एमेटिक नहीं है। तो सवाल तो छोटा आएगा, हम उसको भी गलत समझ लेंगे। तो एंटी एमेटिक्स अलग है, एमेटिक्स अलग है। एमेटिक्स जो है वो उल्टी कराने वाली दवाई होती है, ध्यान रखना। हाँ, याद रह जाएगा, आसान है। नेक्स्ट चले। एचएलएच या कॉर्डिया किसको प्रभावित करता है? स्लीप इन कन्वर्जेशन मतलब क्या होता है भाई? स्लीप इन कन्वर्जेशन होता है, स्लीप इन कन्वर्जेशन मतलब नींद में जो सो रहा है और बोल रहा है, बड़बड़ाना, नींद में बड़बड़ाना, दैट इज स्लीप इन कन्वर्जेशन में भी। समझ रहे हो? सवाल पूरा नहीं है भाई। मानव प्रजापत, पहली बात तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोई भी टॉपिक से अलग डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखे, ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं है? आप तो फोकस करो कि हम एमेटिक्स बोल रहे हैं या एंटी एमेटिक्स बोल रहे हैं, है कि नहीं है? तो ज़्यादा समझ में आएगा वो, नहीं तो समझ में आना मामला गड़बड़ है। क्लियर है? हाँ, एमेटिक्स होता है इपेकाक, है ना। कि एमेटिक्स अगर होता है कोई वॉमिटिंग कराने वाली दवाई देनी है तो एक दवाई होती है इपेकाक। कौन सी दवाई होती है? इपेकाक। इपेकाक दवाई जो है वो वॉमिटिंग कराती है। अगला क्वेश्चन, एचएलएच या कार्डिया जो है वो किसको प्रभावित करता है? इसोफेगस, लीवर, किडनी या रेक्टम? अरे इपेकाक बताया तो है भाई, इपेकाक होती है एमेटिक्स ड्रग, इपेकाक। कई बार मरीज को कराते हैं जब मरीज ने कोई फालतू की चीज पी ली है, खा ली है, और हमें उसको बाहर निकलवाना है तो उल्टी कराने वाली दवाई देते हैं, है कि नहीं है?
और एम सेट के बारे में क्या बताया, एम सेट तो एंटी एमेटिक है, जिसकी उल्टी रोकनी है उसको एम सेट या ऑन्डेनसेट्रोन लगा दो। एम सेट तो एक ब्रांड नेम है, ऑन्डेनसेट्रोन उसमें दवाई आती है, वो तो उल्टी को रोकती है। इपेकाक जो है वो उल्टी करवाती है, एमेटिक्स जो होता है वो उल्टी कराने के लिए देते हैं। हाँ देखो एचएलएच या कार्डिया क्या होता है कि आपका जो ये इसोफेगस है, इसका ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो यहाँ पे पाया जाता है। अगर ये लूज हो जाए, एक तो होता है ये लूज हो जाता है, तो अगर ये लूज हो जाए तो बीमारी होती है GERD। अगर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये अगर लूज हो जाए, लूज मतलब ढीला हो गया, तो जो पेट का सामान है, गैस्ट्रिक सामान है, वो इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। पेट के सामान का इसोफेगस में आना, बैक फ्लो होना, ये तो GERD कहलाता है। और प्यारे दोस्तों दूसरा, अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाए तो इसोफेगस का सामान पेट में नहीं आएगा, तो इसी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का क्या हो जाना, टाइट हो जाना, क्या कहलाता है, टाइट हो जाना एचएलएचिया कार्डिया कहलाता है, एचएलएचिया कार्डिया कहलाता है। तो यहाँ पे दो बातें रहती है, अगर ये लूज हो जाए तो GERD है, और अगर ये टाइट हो जाए तो उसको एचएलएचिया कार्डिया के नाम से जानते हैं। सवाल ने यही पूछा कि एचएलएचिया कार्डिया क्या है, तो ये इसोफेगस का पंगा है। ये किसका पंगा है, इसोफेगस, ग्रास नली का पंगा है, लीवर का, किडनी का या रेक्टम का दिक्कत नहीं है। दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ इसोफेगस, जिसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाता है, लूज, टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है तो इसोफेगस का सामान पेट में नहीं आ पाएगा, इस कंडीशन को एचएलएचिया कार्डिया कहते हैं। लूज हो जाता हो तो सामान वापस जाएगा, टाइट हो जाएगा तो सामान आगे नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब लिखे, वही अपना अपना जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और किस तरीके से आंसर होना चाहिए। हाँ, फेलियर टू रिलैक्स इसको बोलते हैं टाइट हो जाना, और लूज हो जाए तो GERD, टाइट हो जाए तो एचएलएचिया कार्डिया। नहीं, क्लास तो आराम से ही चल रही है, आप लोग साथ में चलना स्टार्ट करें, क्योंकि बातें बहुत सारी पढ़नी है हमें। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा तो स्पीड को बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा धीरे चलेंगे तो मामला होगा नहीं, है ना। आप भी अपने नंबर को बढ़ाते रहें, हम अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे। पेप्टिक अल्सर की सर्जरी के बाद होने वाली जटिलता, डंपिंग सिंड्रोम, पंपिंग सिंड्रोम, किंकिंग सिंड्रोम, टर्निंग सिंड्रोम। वाह, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने तो बी आंसर लिखा है, पंपिंग। ये कौन सा सिंड्रोम होता है भाई, पंपिंग सिंड्रोम? यू हर्ड द नेम, कभी जिंदगी में सुना है पंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, हैं? फिर भी बी आंसर लिख रहे हैं। बहुत इजी है कि इस सवाल का जो ऑप्शन सबने डाले हैं, आप ऑप्शन से ही चूज कर सकते हो कि पंपिंग, किंकिंग या टर्निंग कोई सिंड्रोम होते ही नहीं है, ये बस नाम लिखे हुए हैं मेनली। नॉर्मली इन मेडिकल पेप्टिक अल्सर की सर्जरी के बाद में ये कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो होती है वो है डंपिंग सिंड्रोम। कौन सी प्रॉब्लम है? डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है कि आपने किया क्या है, ये जो स्टोमक है और इसमें क्या थे, पेप्टिक अल्सर थे। स्टोमक के अंदर क्या थे, पेप्टिक अल्सर थे, यहाँ थे या यहाँ थे या यहाँ थे या यहाँ अल्सर थे। तो हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, इस स्टोमक को कट करके हटा दिया। यहाँ से काटा, यहाँ से काटा और स्टोमक को काट के क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। चलिए स्टोमक को काटा और रिमूव कर दिया। हमने जैसे स्टोमक को कट लगाया और इस स्टोमक को प्यारे दोस्तों रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में जो रिमेनिंग दो पार्ट है स्टोमक के, इन रिमेनिंग दो पार्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया। इस तरह की सर्जरी यहाँ पे हम करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टोमक का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। जब इसका साइज छोटा हो जाएगा तब कोई भी सामान जब पेट में आएगा, है ना, कोई भी सामान इसोफेगस से चला और चलते 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 जब ये पेट के अंदर आया, स्टोमक में आया, तो स्टोमक में जगह कम है तो ये सामान जल्दी से कहाँ खाली हो जाएगा, ड्यूडेनम में खाली हो जाएगा। स्टोमक के चलते चलते आया और ये सामान जल्दी से किस में खाली हो गया, ड्यूडेनम में। इसको बोलते हैं रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, जो पेट का सामान है वो तेजी से खाली हो जाता है किसके अंदर,
आंत के अंदर, इसको बोलते हैं रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग प्यारे दोस्तों रैपिड हो जाती है, तेज खाली हो जाता है सामान, इसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। व्हेनेवर द गैस्ट्रिक कंटेंट हैव रैपिडली एम्प्टी इनटू द इसोफेगस, इसको बोलते हैं रैपिड इनटू द इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और इसको बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। याद रखने का एक तरीका, आपने डंपर देखा होगा, डंपर, व्हाट इज डंपर? यू हर्ड द नेम डंपर, डंपर वर्ड सुना होगा आपने, डंपर। डंपर का क्या मतलब होता है? डंपर, डंप करने वाला वाहन। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी गाड़ी होती है जिसके पीछे सामान भरते हैं, ज्यादातर जो है ये जो बजरी होता है उसको भरते हैं, डंपर बजरी। जैसे आपने उसमें बजरी भरा और उसमें क्या करते हैं कि उसको लेके गए, और जहां पे भी खाली करना है आगे से ऊपर होता है, सारी बजरी एक साथ खाली हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? रैपिड बजरी एम्प्टिंग। क्या बोलते हैं? रैपिड बजरी एम्प्टिंग, डंपर। वैसा ही रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, डंपिंग। तो ये वर्ड डंपर और डंपिंग एक ही वर्ड है। इसका मतलब है किसी चीज का फटाक से खाली हो जाना, किसी चीज का अचानक से खाली हो जाना। अब पेट का सामान अगर जल्दी से आंत में चला जाएगा तो वो सामान थोड़ा हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक मतलब थोड़ा डाइजेस्टेड का, मैं तो सॉलिड होता है वो। नॉर्मली पेट में सामान एकदम लिक्विड फॉर्म में होके फिर आंत में जाएगा, लेकिन जो पेट का सामान है वो अगर थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आंत में चला जाए तो उधर वो ब्लड के फ्लो को खींचेगा, है ना। ब्लड का फ्लो सारा का सारा उसको पचाने के लिए आंत की तरफ जाने लग जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर टोटल वॉल्यूम की कमी होती है, क्योंकि सारा वॉल्यूम कहाँ लग गया? खाने को पचाने के अंदर। सारा वॉल्यूम कहाँ लग गया? खाने को पचाने के अंदर लग गया। तो मेरे ब्लड में वॉल्यूम की कमी हो जाएगी, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो जाएगी, मरीज को एकदम से पाल्पिटेशन, घबराहट, कड़कड़ाहट, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेट को जल्दी खाली कराना पसंद नहीं करेंगे। तो मरीज को यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि उसको खाना खाने के बाद में बैठना नहीं है, लेट जाना है तुरंत। मरीज को क्या सजेशन होता है कि मरीज को कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है? लेट जाना है, लाई डाउन जस्ट आफ्टर फीड, जस्ट आफ्टर फीड। फीड के बाद में, खाने के बाद में, तुरंत बाद में तुम्हें लेट जाना है। अब खाने के तुरंत बाद में लेट क्यों जाना है? लेटने का रीजन ये है कि जब वो खाना खाता है उसके बाद में मरीज लेट जाएगा तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, डंपिंग सिंड्रोम नहीं होगा। तो ये जस्ट लाई डाउन जस्ट आफ्टर फीड, फीड के बाद में तुरंत लेट जाए। अच्छा, जब वो खाना खाए तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा लेस होना चाहिए, है ना। तो लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, और डाइट के अंदर प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाओ, फैट को बढ़ाओ, कॉम्प्लेक्स फूड आइटम ले जिनको डाइजेस्ट होने में समय लगे, ऐसे ले ताकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग धीरे हो। इसके अलावा खाने के साथ में अवॉइड करें लिक्विड विद मील, अवॉइड करें लिक्विड को। किसके साथ में? विद मील। खाने के साथ में लिक्विड नहीं लेना है, क्योंकि जितना खाने को लिक्विफाई करोगे उतना ज़्यादा उसका जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो लिक्विड खाने का साथ में अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट कम ले, प्रोटीन खाने में ज़्यादा लें, और खाने के तुरंत बाद में लेट जाना है, बैठे नहीं रहना है। ये इलाज होता है डंपिंग सिंड्रोम का। और डंपिंग सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशंस होता है, और कॉम्प्लिकेशन किसका होता है अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस होता है गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बाद में। गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी क्यों करते हैं सर? तो इसके करने का कारण हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी मरीज के अंदर वहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, कैंसर हो गया स्टोमक में, तो आधा पेट काट के हटाना पड़ेगा, तो सर्जरी वहाँ पे नेसेसरी बन जाती है। अगला क्वेश्चन। हाँ, लाइफ टाइम यही प्रोसेस रहेगा भाई, क्योंकि पेट वापस थोड़ी आएगा। हाँ सभी लोग जवाब लिखे। अगला क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण सबसे अधिक फ्रैक्चर कहां होते हैं? फीमर में, टीबिया में, वर्टिब्रल में, स्टर्नम में। ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को होता है तो सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कहां होते हैं? जिनको जवाब आ रहा है वो जवाब लिखे, कट कॉपी पेस्ट ना करें। जैसे सब ए लिखा किसी ने तो सब ए टिका रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फ्रैक्चर जो है वो आपका फीमर होगा। समझ रहे हो बात को?
और जवाब नहीं आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक लाइक बटन, जिसको मैं अगरबत्ती कहता हूँ, वो अगरबत्ती अभी नहीं लगाई है, क्योंकि उसके बिना विश्वास पैदा नहीं होता है अपने अंदर। अगरबत्ती लगाने से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आपके अंदर एक विश्वास नहीं आएगा। और बिना विश्वास के तो समझो बात को, हमने बोला कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास जो है उसके रगों में साहस भरता है, और इसीलिए तो वो सफल हो जाती है कि उसको चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यहाँ पे ए आंसर जितने भी लोगों ने लिखा है फीमर, हालांकि फीमर हमारी बॉडी का सबसे मजबूत, सबसे लंबी, सबसे असरकारक, सबसे धारदार और सबसे टिकाऊ हड्डी है, लेकिन फीमर का फ्रैक्चर कॉमन फ्रैक्चर नहीं है ऑस्टियोपोरोटिक डिजीज में। ऑस्टियोपोरोसिस एक बुढ़ापे का बीमारी है, बोन का मिनरलाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, और जब हड्डी ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है मरीज में, इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अलग अलग टाइप होता है फ्रैक्चर के, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की वजह से फ्रैक्चर हुआ है तो ये फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहलाएंगे। अब ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं, ये फ्रैक्चर टीबिया में नहीं होते हैं, ये फ्रैक्चर स्टर्नम के भी नहीं होता है। स्टर्नम तो यहाँ पे ब्रेस्ट बोन है, और ब्रेस्ट बोन रिब केज को बनाने का काम करती है, तो ये ना तो फीमर में होता है, ना टीबिया में होता है, ना स्टर्नम में होता है, ये होता है वर्टिब्री में, जो हमारी बैक बोन है। याद रखना, ओल्ड एज के अंदर जिन भी मरीजों को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होंगे, वो फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन जो जगह रहता है वो रहता है आपका वर्टिब्री। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हमेशा वर्टिब्री के अंदर होता है, वर्टिब्रल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, वर्टिब्रल बोन के अंदर होता है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कोक्सियल। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में 7 वर्टिब्रा होती है। कितनी वर्टिब्रा होती है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, 5 लंबर वर्टिब्री होती है, 5 सैक्रल वर्टिब्री होती है, 4 कोक्सियल वर्टिब्री होती है। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो एक वर्टिबल कॉलम में टोटल जो है वो जो है टोटल 33 वर्टिब्री होती है। टोटल कितनी होगी? 33। आप इनको ऐड करोगे, काउंट करोगे तो ये 33 हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है वो कितनी होती है? 33 होती है, जिसमें सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल 5 है, कोक्सियल 4 है। वर्टिब्री जो होती है वो सारी की सारी लगभग वर्टिब्रल बोन बनाती है। जैसे ये जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, तो वर्टिब्रल बोन जो होती है वो भी 7 ही होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रल बोन बनती है। थोरेसिक 12 वर्टिब्रा से थोरेसिक 12 वर्टिब्रल बोन बनती है। लंबर 5 वर्टिब्री से लंबर 5 वर्टिब्रल बोन बनती है। तो टोटल बोन यहाँ पे 24 हो गई। 7 और 5 12, 12 और 12 24। और ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्री है और 4 कोक्सियल वर्टिब्री है, ये मिलके एक एक हड्डी बनाती है। जैसे सैक्रल वर्टिब्रल बोन जो है वो एक होती है, कोक्सियल वर्टिब्रल बोन जो होती है वो एक होती है। तो अगर मैं सैक्रल की बात करूंगा, सैक्रल, तो सैक्रल बोन जो होती है वो एक ही होगी। अगर मैं कोक्सिक्स की बात करूंगा तो कोक्सिक्स हड्डी के रूप में जब होगी तब एक ही होगी। और जब मैं 24 में 2 ऐड कर देता हूँ तो टोटल 26 हो जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि वर्टिब्रल बोन, तो आपका जवाब होना चाहिए 26। और आपको कोई पूछे कि वर्टिब्री, तो आपका जवाब होना चाहिए 33। तो वर्टिब्री इज ऑलवेज 33 एंड वर्टिब्रल बोन इज ऑलवेज 26। तो वर्टिब्रल बोन होती है 26, वर्टिब्री होती है 33। क्लियर है? हो जाएगा दोस्तों? हाँ, तो यहाँ पे फीमर गलत है। वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तब जब ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो। फीमर का जो नेक है, हेड है, वो फ्रैक्चर जरूर होता है, लेकिन ये हमेशा इंजुरी से होता है। जैसे मरीज ज़्यादातर ओल्ड एज में ये कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि जो है दादी जी बाथरूम में गए और वहाँ पे इटालियन टाइल्स लगी हुई थी जो बहुत ज़्यादा फिसलती है। इटालियन टाइल्स जो है वो लगाई बाथरूम में और फिसल गई, तो जब फिसली तो पाँव दादी जी का जो है वो स्लिप हो गया और अबनॉर्मल पोस्चर से बॉल टूट गया। ये जो बॉल टूट गया मतलब क्या हो गया? हेड ऑफ फीमर जो है वो फ्रैक्चर हो गया। तो वो जो फ्रैक्चर है वो तो स्लिपिंग की वजह से या एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हो गया। अब ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का मतलब क्या हो गया? लेटे लेटे आदमी की हड्डी भी टूट रही है आराम से, तो ये ज़्यादातर वर्टिब्रल बोन टूटती है, और ये वर्टिब्रा जो है वो लेटे लेटे भी टूटती है।
तो ये बहुत अलग कंसेप्ट है। वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो होते हैं ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी लिगामेंट का कंप्लीट टियर हो जाए तो ये है फर्स्ट डिग्री स्प्रेन, सेकंड डिग्री स्प्रेन, थर्ड डिग्री स्प्रेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। लिगामेंट और स्प्रेन, मोच आना, सुना है आपने मोच आना, लिगामेंट को इंजरी होती है तो मोच आ जाती है। तो ये जो मोच आने का प्रोसेस है इसके बारे में आपको बताना है। लिगामेंट, स्प्रेन, मोच आना है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, कौन सी डिग्री है मोच आने की? प्यारे दोस्तों जवाब लिखो, जवाब लिखोगे तो ही कॉन्फिडेंट होगे। ये टुकर टुकर देखने से कुछ भी नहीं होगा। कई लोग सिर्फ देखे जा रहे हैं, सर जवाब बता दे तो बस मेरे को पता चल जाएगा। जब तक आप सेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप अगरबत्ती नहीं लगा, मतलब डूब जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सुपरफिशियली चीजों से काम चलेगा? नहीं, आप डूब जाओ, आप खेलो, सवालों के साथ में खेलो, जवाब लिखो। मतलब द थिंग इज दैट कि ऐसे बाहर खड़े होके पानी को देख के कोई आज तक नहीं तैरा है। अगर आपको तैराक बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी में छलांग मारना पड़ेगा, पानी के अंदर डूब जाना पड़ेगा। डूब जाने का मतलब नहीं कि अंदर डूब के ही रह जाओ, डूब जाना मतलब डुबकी लगा के आना। यह डूब जाने का मतलब एक ये भी होता है। तो पानी के अंदर डुबकी लगा के आना पड़ेगा, अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा, तभी ताकि जवाब बनेंगे। याद रखना, जब लिगामेंट का कंप्लीट टियर वर्ड यूज हुआ इसका मतलब जितना हो सकता है उतना होगा। जितना हो सकता है मतलब थर्ड डिग्री तक का टियर हो जाता है। जितना हो सकता है कि मतलब क्या है? थर्ड डिग्री तक का स्प्रेन। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जब थर्ड डिग्री का स्प्रेन होता है तो कंप्लीट लिगामेंटल टियर वहां पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला है दोस्तों, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? किस किस के बीच में लोकेटेड होता है ट्राइकस्पिड वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ लोकेटेड होता है? बड़ा सिंपल है। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, छोटा सा ट्रिक बताया। मैंने बोला देखो, अगर आपको ये वाल्व याद करने हैं तो आप देखो कि कौन से के अंदर कितने पाइप आ रहे हैं। जैसे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो यहां आप देखोगे कि एक तो आती है इंफीरियर वेना केवा, एक आता है सुपीरियर वेना केवा और एक राइट एट्रियम। तीन लोग हो गए। कितने लोग हो गए? तीन। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा आती है, इसको राइट एट्रियम कहते हैं। अब राइट साइड के एट्रियम में तीन आते हैं तो इधर होगा ट्राइकस्पिड वाल्व। तीन है तो ये राइट में होगा, लेफ्ट में तो होगा ही नहीं, ये बात तय हो गई। राइट में कहाँ होता है? तो राइट में यहाँ होता है, यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पे लेफ्ट देखो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट को लेफ्ट कर दो, हमें तो राइट चाहिए। तो मैं बाकी वाला पढ़ूंगा नहीं तो भी सही है, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही राइट लिखा हुआ है, बाकी सब तो लेफ्ट 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 है। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ जो होता है, जैसे ऊपर से आती है आपकी पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, दो मिलके क्या बना सकते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये आगे आता है और इस लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक वाल्व बनाता है, इसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ये एओर्टिक वाल्व हो गया। और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल जो है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में कोई वाल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है, यहाँ पे बाइकस्पिड है, ये एओर्टिक है, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और एक वाल्व यहाँ होता है जो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व हो गया, ये एओर्टिक वाल्व हो गया, ये ट्राइकस्पिड हो गया, ये बाइकस्पिड हो गया। इन दोनों के बीच में कोई वाल्व होता नहीं है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ये जो लेफ्ट वाला है बाइकस्पिड, इसी को मिट्रल बोलते हैं। मिट्रल वाल्व जो होता है वो ये बाइकस्पिड को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। एक और सवाल बनता है कि ये जो वाल्व है इनका जो साउंड हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप से, तो कौन सा साउंड कहाँ पे सुनाई देगा? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मान लो ये एक इंडिविजुअल है और इसके अंदर आप वाल्व को सुन रहे हो,
तो कौन से वाल्व का साउंड आपको कहाँ सुनाई देगा, ये अगर सवाल आपको एग्जाम में पूछे तो याद रखना, एक साउंड राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में। याद रखने का तरीका आसान है, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन। अब याद रखना, ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो जगह, ये जगह, इस जगह को बोला जाएगा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। एक है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट है, और एक है राइट साइड में, ये जो है ये है थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो है ये है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो है ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस राइट सेकंड, राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट में ही थर्ड, लेफ्ट में ही फोर्थ और लेफ्ट में ही फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दो रिब्स के बीच की जगह। अब सर इनका मतलब क्या है, तो मतलब सुनिएगा, अगर मैं इसको बात करूं, ए का मतलब यहाँ पे होता है एओर्टिक, ए का मतलब होता है एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व। पी का मतलब होता है पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पल्मोनरी वाल्व या पल्मोनिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ई का मतलब होता है इरप्स, क्या मतलब होता है, इरप्स वाल्व। टी का मतलब होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। एम का मतलब होता है मिट्रल वाल्व, क्या होता है, मिट्रल वाल्व। तो एक वाल्व कौन सा हो गया, एओर्टिक, एक है पल्मोनरी, इरप्स, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। ये जो वाल्व होता है, ये जो वाल्व होता है, ये वाल्व जो है ये कौन सी जगह पे ऐसा पूछा जाता है। तो मान लो आपको पूछे कि राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस तो एओर्टिक, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस तो पल्मोनरी, लेफ्ट थर्ड इरप्स, फोर्थ ट्राइकस्पिड, फिफ्थ मिट्रल। और ये वाल्व किस किस के बीच में होते हैं, तो हम बता चुके हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और एओर्टिक। और किनका लोकेशन क्या रहेगा, किनका लोकेशन क्या रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहेगा दोस्तों। आज 4 बजे क्लास है शाम को, बिल्कुल है ना, सेकंड जो क्लास है वो शाम को 4 बजे है, ध्यान रखना प्यारे रसूलो। ये पहली क्लास है 6 बजे वाली, दूसरी हमारी जो क्लास है वो शाम को 4 बजे है, 4 PM, 4:15 नहीं है, 4:30 नहीं है, अभी 8:15 नहीं है, कब है, शाम को 4 बजे 4 PM, ध्यान रखना। और कल सुबह 6 बजे है ही, तो आज सेकंड क्लास जो है वो शाम को 4 बजे है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट तो नहीं है ना, डाउट में नहीं रहना कभी जिंदगी में। हाँ, कौन सा कब है ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी क्लास कब होती है, सभी का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। और एक और इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल सेशन तैयार करना चाहते हैं, एक बढ़िया जानदार स्टडी करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष का CHO बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं आप। 8 नवंबर को ये बैच स्टार्ट हुआ है और इस बैच को कंप्लीट सिलेबस के आधार पे पढ़ाया जा रहा है। आप लेट है तो भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो कोर्स आपका हो चुका है वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको, आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री देते हैं तो ऐप में देख सकते हैं, और बाकी आगे की क्लास जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है कि नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो CHO बैच है इसमें हम आपको सिलेबस पैटर्न पे सारे नोट्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म्स के अंदर देते हैं। इस बैच का टाइमिंग 12 से 4 रहता है, जिसमें डेली थ्योरी क्लास आपकी चलती है। इस बैच के अंदर टेस्ट मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर संडे को OMR टेस्ट होता है, OMR बेस पे हर संडे को टेस्ट होता है। 12 से 4 क्लास है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको DPP मिलती है। DPP जो होती है ना, डेली प्रैक्टिस पेपर होता है, तो डेली प्रैक्टिस पेपर वहाँ पे रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलती है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ के समझ के अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। CHO एग्जाम स्पेशल बैच जो कि चल रहा है और कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी थ्योरी को और मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी पे 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी पे लगाए हुए 4 चांद ही आपकी सफलता के कारण और सिद्धारक बनेंगे। तो जब आप कैसे करेंगे,
तो आप तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ के कर सकते हैं। बताइए दोस्तों। वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीट इन, एक कार्डियक साइकिल कितने समय में कंप्लीट हो जाता है? पहला लिखा हुआ है 0.1 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, 0.4 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? हम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन जवाब में इतनी ज़्यादा खोटाई है, क्या बताएं आपको। क्योंकि दोस्तों आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक कार्डियक साइकिल का समय 0.08 सेकेंड है या 0.8 सेकेंड है। दो यहाँ पे समय लिखे हमने, 0.08 सेकेंड, यही है लफड़ा। एग्जाम में इतने से ही मामला गड़बड़ होगा। समझ रहे हो बात को, कि अगर हम 0.08 और 0.8, ये पॉइंट जो है ना गणित का बड़ा खतरनाक है, कहीं भी लग के बहुत कुछ अर्थ का अनर्थ कर देता है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ और फिर वापस अच्छे से जवाब लिखो। एक मौका और देता हूं मैं कि कितना समय होता है एक कार्डियक साइकिल का। वो 0.08 है या 0.8 है, दो समय मैंने अलग अलग लिख रखे हैं और मैक्सिमम लोगों की गाड़ी यहाँ पे फंसती हुई लग रही है मेरे को। इसलिए इसको थोड़ा सुधार करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ये 0.08 है या 0.8 है? सर याद नहीं रह रहा है, कभी लग रहा है 0.0। देखो आपको कंफ्यूज ना होना, देखो बहुत सिंपल तरीके से, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब ये मत कहना सर हमारे 50 होते हैं, इसके 40 होते हैं। पूरी दुनिया में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये तो फिक्स है। इसमें तो ये नहीं है 50, 40, 30, हमारे घर में तो 10 सेकंड होते हैं एक घड़ी में। तो एक मिनट में हमेशा कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। प्यारे मित्रों, जब आप 60 सेकंड को, याद रखना, 60 सेकंड में भाग देते हैं कार्डियक साइकिल का तो हार्ट रेट आती है, या 60 सेकंड में हार्ट रेट का भाग दे दो तो कार्डियक साइकिल आ जाएगा। अब एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की हार्ट रेट कितनी होती है? 75 होती है। कितनी होती है? 75। एक हेल्दी इंडिविजुअल की हार्ट रेट कितनी होती है? 75। अब आप कार्डियक साइकिल अगर ज्ञात करना चाहते हो, कार्डियक साइकिल, तो 60 सेकंड के अंदर नॉर्मल हार्ट रेट कितनी है आपकी? 75 होगी ना, तो 75 का 60 में भाग दे दो। जब आप 60 में 75 का भाग देंगे तो बहुत सिंपल तरीका देखो, 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो 12 में भाग देना है 5 का, 3 से 4 5, तो 4/5 आ गया। क्या आ गया? 4/5। अब 4 में 5 का भाग दे दो, ये 4 रखो। सर जाता ही नहीं है, अरे गणित पढ़ो, क्या नहीं जाता है? सुनो, 0 लगा के पॉइंट लगा दो तो क्या आ जाएगा? 0 लगा दो और 8 का 5 40, क्या लगा दो? 8 का 5 40। समझ में आया? समझ में आया? एक्चुअली में 10th क्लास में मेरे 99 नंबर है, इसलिए मैं ये फटाफट कर जाता हूँ, क्योंकि गणित थोड़ी अच्छे से पढ़ रखी है जिंदगी में। तो कुछ लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, और एक मिनट में हमारी नॉर्मल हार्ट रेट 75 होती है। जब मैं ऊपर 60 रखूँ और नीचे 75 रखूँ, और इसको जब मैं काटता हूँ, लास्ट में मैं 4 आता है, उसमें 5 का भाग देता हूँ तो 0.8 आता है। ये सिंपल गणित जोड़ बाकी भाग है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई खास कलाकारी नहीं है, इसमें कोई खास कलाकारी नहीं है। तो जब हमने ये देखा और हमने आसान इसको किया तो हमारा जवाब 0.8 आया, ना कि 0.08 आया। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 0.08 तो आ ही नहीं सकता। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा 0.8। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। याद रहेगा क्या? याद रह जाएगा कैसे आया 0.8? 0.08 नहीं, 0.8। इसलिए आगे से गलत ना करेंगे कि सर इसमें कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हम तो भाग देना आसान है। कार्डियक साइकिल निकालना हो, हार्ट रेट दी हुई हो तो भी आप निकाल सकते हो। एक मरीज की हार्ट रेट 100 है, कार्डियक साइकिल बताओ, 60 में 100 का भाग दे दो। जो भी आपको नंबर दिया है आप उसको आराम से कर सकते हो, जवाब आसानी से आ जाता है। एक फॉर्मूला है और वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है?
सवाल ने एग्जाम में आपको पूछ लिया कि बताओ एक मरीज का मीन आर्टियल प्रेशर है, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, 4 है। 2 इंटू सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक अपॉन 3, 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3, 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 2 एंड 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस 2 सिस्टोलिक अपॉन 3। तो ये जो 72 होती है, अरे हार्ट रेट रसगुल्ले 72 नहीं होती है, 60 से 100 होती है, उसका एवरेज 75 होती है। 72 तो पड़ोसी की होती है, जब उसको प्रॉब्लम होती है हम पढ़ते हैं तब, हमारी नहीं होती है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब जो है आपको सोच समझ के दिमाग लगा के वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का ये सेशन कैसा लगा, 1700 लोग हैं, अपनी ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी तो आपके पास में, अपनी ईमानदारी से 1700 कमेंट आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का जवाब सभी को लिखना है। नहीं नहीं वो है रामू लिख देगा, मैं क्यों लिखूं, रामू का लिखेगा, तुम्हें तुम्हारा लिखना ना। हर किसी का अपना अपना होता ना जिंदगी में, सबका अपना, हाँ बीवी सबकी अपनी होती है, बच्चे सबके अपने होते हैं, तो कमेंट भी सब अपना होना चाहिए। पड़ोसी का कमेंट काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो सभी को कमेंट करना है, अपना कमेंट करना है, बेहतरीन करना है। आज का सेशन कैसा लगा ये भी जरूर लिखना है, क्योंकि आपके शब्द हमारी एनर्जी है। तो देखता हूं मैं, इंतजार रहेगा आज के सेशन में आप लोग जो है किस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट करते हैं। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आपको अपना जवाब और एक बेहतरीन जवाब इस सेशन में लिखना है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे CHO स्पेशल सेशन में। आज की दूसरी क्लास शाम को 4 बजे होगी। फिर मिलते हैं 4 बजे एक नए धुआंधार, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद सेशन के साथ में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। किसी ने बड़ा खूब कहा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा ठीक शाम को 4 बजे एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।